ये धौला कुआं से आ रहे हैं हम लोग और परेड रोड की तरफ जाएंगे। इधर से आप जाएंगे तो आईजीआई या गुड़गांव चले जाएंगे। ऊपर में आप ब्लू लाइन की या जो भी लाइन की है, ब्लू लाइन ही दूसरा लाइन है, मेट्रो नज़र आ रहा है। बाहर का कवर उसका ब्लू है। और उस तरफ दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियां तो चल रही है, छोटी मोटी, ज़्यादा नहीं है लेकिन चल रही है। यहाँ पे हमें रोक दिया गया है। कारण यह है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी से उतरकर फिजी के राष्ट्रपति आ रहे हैं। बहुत जगह उनका मैंने बोर्ड देखा जाते वक्त, और इसलिए ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। थोड़ा मोड़ा खिसकना भले ही चालू हो, इधर उधर हो, लेकिन हम लोग अभी चल नहीं रहे। यह तो छोटी मोटी चीज़ है। फिजी के हों, अमेरिकी के राष्ट्रपति होते अमेरिका की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह सारा ट्रैफिक उनके कंट्रोल में होता है, उनके कहे के हिसाब से होता है। हमारे जितने भी हैं ऊपर के लेवल तक, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी अथॉरिटी या जितने भी लोग हैं, वो सब उनके कहे मुताबिक से काम करते हैं। हवाई पट्टी से लेकर होटल जहाँ रहते हैं वहाँ तक, होटल के इर्द गिर्द के 20-30 किलोमीटर के इलाके में, यहाँ तक कि जो हवाई जहाज़ें उड़ रही होती हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जो भी है, वह भी उन्हीं के कहने से होता है। इसमें से मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो यूनिफॉर्म में, क्योंकि यहाँ परेड रोड के इर्द गिर्द वो लोग रहते हैं, उनका घर है, वो नहीं जा सकते अंदर। हमारे आने के करीब 10 मिनट पहले से ये जाम लगा हुआ, पीछे में भी है। माफ कीजिएगा, जाम नहीं, रोका गया है पुलिस की, वो दिल्ली पुलिस का बैरिकेड है। ये दाहिने में देखेंगे आप तो वो इनके नए नए घर बने। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको जाने का भी इजाजत क्यों नहीं है? वैसे आपने सोचा कि फिजी के राष्ट्रपति भारत क्यों आ रहे हैं? आपने सुना होगा हेज फंड। हेज मतलब बाड़ा, जो आपका बगान होता है, इसके इर्द गिर्द जो होते हैं हमेशा छटैया होते रहता है। वैसे फंड, हेज कंपनियां जो विदेशों के खास खास जगहों में बनती है, फिजी, मॉरिशस, कोई आइलैंड, ब्रिटिश आइलैंड, कहीं दूर दराज इसका नामो निशान भी आपको नहीं पता होगा। पनामा लीक शायद आपने सुना होगा, उधर से तो गाड़ी आ रही है। वहां पे बड़े बड़े हमारे देश, अन्य देशों के जो पूंजीपति हैं, वित्तपति हैं, उद्योगपति हैं, वहां पे वो अपना फंड रखते हैं। चीन भी रखता है, कोई के आइलैंड या कुछ है, वहां पे अरबों डॉलर के बराबर रखता है कि ताकि टैक्स ना लगे। पता नहीं किस टैक्स से बचने की कोशिश करता है। चीन के कुछ तथाकथित रूप से समर्थक जो हैं, कहते हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहां पर समाजवाद लगा रही है और बाहर पैसे इसलिए रखती है ताकि टैक्स ना लगे। बहुत ही फालतू बात। खैर, तो क्या फिजी के राष्ट्रपति केवल सहयोग के लिए आ रहे हैं? भारत से कुछ मदद चाहिए? यह हेज फंड का बहुत जखीरा है, बहुत बड़ा, जिसके बारे में बातचीत करने आ रहे हैं? या सहयोग जैसा हमेशा होता है कई देशों के बीच में, वैसे के लिए आ रहे हैं? कुछ मोटरसाइकिल वाले अब शायद हलचल कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई या तो चलेगा खुलेगा या मुड़ो चलो आगे से घूम के आते हैं। उधर से जो आ रहे हैं उनकी बड़ी मस्ती है। लग रहा है दिल्ली नहीं, विदेश के ट्रैफिक में घूम रहे हैं, कोई जाम नहीं है, कुछ नहीं है। मैं वैसे जंतर मंतर से आ रहा हूं। हमारे कुछ फौजी वहां भी 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आते हैं, हर रोज आते हैं। एक तख्ती लगाते हैं, कितने दिन हो गए, लिखते हैं, फिर जाते हैं। 7 साल से अधिक हो गए, लड़ रहे हैं, हमें नहीं मिला। कांग्रेस ने जाते जाते अनाउंस किया था, लेकिन इतना कम बजट था कि नहीं हो पाया। और भाजपा ने हर वायदों के बावजूद हमारे खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में गई। हम भी सुप्रीम कोर्ट में गए, नहीं जाना चाहिए था, गए और वहां से हार गए। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था
कि भाई 1 रैंक 1 पेंशन आपके संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इतना बड़ा धोखा, और हमें नहीं दिया गया। उसके बाद भी भाजपा के समर्थक कहते हैं कि हमें मिल चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस 1 रैंक 1 पेंशन को ना कर दिया जिसके लिए बीजेपी लड़ती रही कि इन्हें नहीं देना है ना कमाल की बात। खैर, वहां भी ऐसे कुछ लोग आए थे, दूर दूर से, देवरिया से भी कुछ लोग आए थे। उनका कहना है कि भाई अभी की जो सरकार है बहुत बढ़िया है। एक उदाहरण दे रहे थे कि सिंधु नदी का जो संधि हुआ था 1960 या 65 में, उसमें नेहरू जी ने जबरदस्ती कर दिया, पाकिस्तान को वो दे दिया और पार्लियामेंट में बहस नहीं हुआ। पार्लियामेंट में बहस हुआ था, बात हुआ था, एक दिन की चर्चाएं हुई थी। नेहरू ने उस कॉन्ट्रैक्ट को, संधि को, जिस पर खुद उन्होंने हस्ताक्षर किया था, उसका समर्थन किया, विपक्ष ने विरोध किया था। ऐसे ही हवा में जो भी है, दिमाग में कचरा है, दिल्ली में भी है, दिमाग में भी है, बदन में भी है, पूरा वर्तमान ही कचरा से भरा हुआ है। जाते वक्त देखा था मैंने कि 70 वर्ष से अधिक के वृद्धों को 5 लाख की जो बीमारी है उसमें जो मिल रहा है, इलाज होगा, वो फ्री होगा, यह पहले से ही है। लेकिन उसमें उन लोगों ने दिल्ली के बीजेपी के नई मुख्यमंत्री साहिबा का फोटो चिपका दिया। बिहार के चुनाव के बारे में आपको मालूम है साथियों, सब खुलेआम हो चुका है, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन पीछे हटने वाला है, माफी मांगने वाला, ना ही भाजपा। क्या होगा? कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी यूपी से कह रही है कि हम इसको फिर से ठीक करेंगे, आप हिम्मत ना हारें। एक सर्वे के हिसाब से जो 1920 में करीब 17-18% लोग कहते थे कि हमें भरोसा नहीं इलेक्शन कमीशन में, वह बढ़ के 35% हो गया है। लेकिन हमारे तथाकथित वामपंथी पार्टी सीपीआई, सीपीआईएमएल, लिबरेशन वगैरह वगैरह, वह जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं भैया, आप विश्वास रखिए, इस संविधान में विश्वास रखिए, चुनावी प्रक्रिया में विश्वास रखिए, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ये धूर्त मक्कार हैं, आपको बहला रहे हैं। चुनाव से चुनाव तक की प्रक्रिया से समाज में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा जो हम चाह रहे हैं दोस्तों। एकमात्र रास्ता है क्रांति, चाहे वो मास सिविल डिसोबीडियंस का रूप हो या मजदूर वर्ग की सही पार्टी के नेतृत्व में मजदूर और किसानों का क्रांति हो, जो सत्ता को अपने हस्तगत कर सके और अपनी सत्ता बिठाए, जहां निजी पूंजी का खात्मा हो। एक आदमी से दूसरे आदमी का शोषण, श्रम शक्ति का शोषण, यानी उसको अपने अंदर में रख के उससे बनवाना, बाजार में उसको बेचना और उससे मुनाफा कमाना, इसका खात्मा होना जरूरी है। यह पूंजीवाद 400 साल से अधिक का हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, मृत प्राय हो चुका है, लेकिन फिर भी इस सत्ता के जरिए जबरदस्त खुद के लिए प्रजातंत्र और बाकी हम सब के लिए तानाशाही का रूप ले रहा है। चाहे वो फांसीवाद का रूप ले, नाजीवाद का रूप ले, युद्ध करवाए, हमसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इससे मुक्ति का रास्ता चुनाव के द्वारा नहीं है। बिहार में देखते हैं क्या होता है। हो सकता है इतना हंगामा के बाद से बीजेपी कहीं यह मान ले कि भाई ठीक है, इसको होने दो, जैसा होता है देखा जाएगा, चुनाव हार भी जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि चुनाव सही मामले में आज सही दिशा में जा रहा है। आज दिन है, मुझे नहीं पता है, आपने देखा होगा तो बताएंगे। क्या अमेरिका ने 25% और टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया? लगा दिया तो भी कोई बात नहीं, नहीं लगाया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध जरूरी है। उसी के शह पे आज गाजा में हर रोज गाजा वासियों को मारा जा रहा है, हत्याएं की जा रही है, भूखे मारा जा रहा है। इसके पहले अमेरिका ने जो युद्ध किया था इराक में, उसके बाद अन्य जगहों में, अफगानिस्तान में, उसमें यह पाया गया था कि यदि एक सैनिक उन्होंने दुश्मनों के मारे तो 2 सिविलियन या 2.5 सिविलियन मरे।
रूस और यूक्रेन के युद्ध में उल्टा है। रूस यदि 2-2.5 जवानों को मारता है, सैनिकों को मारता है यूक्रेन के, तो उसके 1 सिविलियन मारते हैं। गाजा में एक तथाकथित मिलिटेंट यानी हमास का मिलिटेंट मारा जाता है तो उसके बदले 7 से 8 सिविलियन, बच्चे, औरतें मारे जाते हैं। इजराइल का तो खुलेआम है कि एक भी यदि मारते हैं उसके बदले में 100 सिविलियन मारे जाते हैं तो मारो। अब तो खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैसे अलास्का में जो मीटिंग हुआ दोस्तों, आज मैं बहुत सारी बातों पर चर्चाएं कर रहा हूं, ये जब तक हम बंद हैं अभी भी कोई हलचल वैसा नजर नहीं आ रहा। पता नहीं फिजी के राष्ट्रपति कहाँ फंस गया, हम भी फंस गए। और ये बाएं से कुछ लोग अब खिसक रहे हैं कि चलो भैया दूर से घूम के आते हैं, भविष्य अंधेरा है, इतना देर इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन पूरी जिंदगी बिता देते हैं समझने में कि बिना क्रांति के कुछ भी हासिल नहीं होगा। रिजर्वेशन करने के लिए मारपीट करते हैं रिजर्वेशन लाइन पे, ये आजकल ऑनलाइन भी हो गया। तो अलास्का में जो मीटिंग हुई पुतिन और ट्रंप के बीच में दोस्तों, क्या नतीजा नजर आ रहा है? नतीजा यही एकमात्र आ रहा है कि अब अमेरिका दूसरों से तेल ना लेगा, भारत से तेल ना लेगा जो रूस से खरीदता है या दूसरे देश खरीदते, खुद सीधे के सीधे तेल और दूसरे चीजों का जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट भी हैं, उनका व्यापार रूस से करने को तत्पर है, आगे बढ़ रहा है। यानी एक दुनिया का सबसे बड़ा खूंखार साम्राज्यवादी आतंकी देश और दूसरे पूंजीवादी देश से जो मिलिट्री में काफी सशक्त हो चुका और नेटो को धत्ता बता रहा है, हरा रहा है पूरे यूक्रेन में, उसके साथ समझौता। और इस समझौते में गाजा पट्टी के बारे में क्यों नहीं बातें की गई, या की गई तो क्या की गई, हमें नहीं मालूम। तो चलो दोस्तों, ऐसा नहीं लगता है कि अभी तुरंत हमें फ्रीडम मिलेगा। हम भी देखते हैं पीछे भी रास्ता बंद है, आगे भी बंद है, बाएं दाएं तो खिसक नहीं सकते। और ऐसे ही हमारे पूरे समाज की व्यवस्था वही दिख रही है। ना आर्थिक मुक्ति है, आज़ादी है। जो सड़कों पे कुछ लोग नारे लगाते हैं, चाहिए मुझे आज़ादी, बोलने की आज़ादी चाहिए इन्हें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लिखने पढ़ने की आज़ादी चाहिए, कपड़ा पहनने की आज़ादी चाहिए, खाने की आज़ादी चाहिए, बहुत तरह की आज़ादी चाहिए, लेकिन इन्हें पूंजी से आज़ादी की मांग की नहीं की है। जो मुख्य दुश्मन पूंजी है उसे आज़ादी की मांग नहीं की है। पूंजी से आज़ादी का मतलब है कि उस पर हम कब्जा करके जितने भी संसाधन है देश के और प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी है देश के, उसको अपने हाथ में लेना और उसको सामाजिक धन में बदलना, यह है। और असली वास्तविक आज़ादी जो है हमारा, यानी पढ़ने लिखने की, शिक्षा की, वैज्ञानिक शिक्षा की, मूर्खता वाली बातें नहीं, इलाज करवाने की, एक जगह से दूसरे जगह जाने की, खाने पीने की, कपड़ा पहनने की, धर्म की, जाति की आज़ादी नहीं, उसे तो हम तत्काल समाप्त कर देंगे। और वह तभी संभव है जब एक सही में समाजवादी समाज का निर्माण हो। आज तो मजा ही आ गया। चलो बंद करता हूं, धन्यवाद।